हेलो कंपटीटर्स, आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। तो आज है 6 फरवरी 2026। तो आज के द हिंदू न्यूज़पेपर हमारे एग्ज़ाम के लिए क्या-क्या इम्पोर्टेंट है उसमें देखेंगे हम लोग। उससे बढ़ने से पहले क्या है कि आपको मैं बता देता हूँ कि आज जो है ये मतलब जो हमारा जो क्लास होता है, जो देखिए क्या होता है कि जैसे आपका जो भी मुद्दा आता है उसका क्या है कि जो एमसीक्यू है ना, मैं साथ में करवाते जाता हूँ, जिससे क्या होता है कि आपका जो भी इस मुद्दे से जो टॉपिक है हमारा रिलेटेड जो आपका जीएस में या स्टैटिक्स पोर्शन का, वो आपको कंप्लीट होते जाता है और प्लस में आपका करंट भी आपका कंप्लीट होते जाता है, ठीक है? जो वनडे वाले जो भी एग्ज़ामिनर हैं, जो देने वाले हैं, तो वो क्या कीजिएगा, वो इस चीज़ को एमसीक्यू को भी ज़रूर से ज़रूर आप लोग लगाइएगा, ताकि आपको वहाँ से भी आपको मिल पाए, ठीक है? तो और एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ, ये मेरा क्लास मैं लगभग आपका 15 से 20 मिनट का क्लास मैं ले चुका था, लेकिन कुछ कारणों-वश मतलब मेरा वो क्लास खराब हो चुका, इसलिए मैं दोबारा से मैं क्लास ले रहा हूँ, ठीक है? तो इसलिए मैं आपके सामने आज जो है क्लास बहुत लेट से पहुँचेंगी, ओके? तो चलते हैं बिना कुछ देर किए हुए हमारा जो पहला मुद्दा है, तो उससे बढ़ने से पहले क्या है कि आपका स्वागत है हमारे चैनल वेब्स अकेडमी पर और हमारा टेलीग्राम चैनल है वेब्स अकेडमी 24। तो प्लीज़ आप लोग जुड़िए और जो भी नए लर्नर है प्लीज़ हमारा सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और 1000 सब्सक्राइबर का हमारा लक्ष्य है, तो प्लीज़ आप लोग उस लक्ष्य को पूर्ति करवाइए और जो भी पहले जो बच्चे होंगे 1000 जो सब्सक्राइबर होंगे उनको वेब्स अकेडमी की तरफ से आपको स्टडी गिफ्ट दिया जाएगा, ओके? बिना कुछ देरी किए हुए चलते हैं पहला मुद्दा जो है आज का, क्या है डीएसई-2 बिग एक्विजिशन ऑफ राफेल अहेड ऑफ मार्कन विजिट। क्या है ना कि फ्रांस के जो इमानुएल मैक्रो हैं, जो आपका राष्ट्रपति है फ्रांस के, वो क्या है भारत आने वाले हैं, भारत दौरे पे अभी आने वाले हैं। और क्या होगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट होगा। उससे पहले क्या है कि हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में क्या है कि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल जो होता है, रक्षा अधिग्रहण परिषद की बैठक हुआ, जिसमें क्या कहा गया कि सशस्त्र बलों की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए कई बड़े रक्षा खरीद प्रस्तावों को एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी मिलने की संभावना है, जिनमें 114 राफेल जो लड़ाकू विमान है वो खरीदे जाएंगे, जो मतलब प्रमुख है, ठीक है? इसमें प्रमुख बिंदु क्या है इस बैठक का, तो हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि बैठक का प्रमुख बिंदु क्या क्या है। तो देखिए 114 रफाल लड़ाकू विमान फ्रांस से खरीदे जाने का प्रस्ताव है। 18 विमान जो है फ्लाई अवे कंडीशन में है, जो तत्काल जरूरत के लिए है। शेष विमान जो भारत में निर्माण होंगे मेक इन इंडिया के तहत, और 30 से 40% जो स्वदेशी सामग्री है ना, इंडिजिनियस कंटेंट इसमें उपयोग किया जाएगा। लेकिन इसमें क्या है कि सोर्स कोड जो है फ्रांस के पास ही रहेगा। डीएसी के बाद प्रस्ताव जाएगा कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के पास, और फिर उनकी उसके बाद क्या होगा कि मंजूरी दिया जाएगा, ठीक है? मंजूरी के बाद क्या हो जाएगा आपका आपका मंजूरी दिया जाएगा वहाँ, यहाँ से मतलब ये आपका डिफेंस एक्विजिशन के बाद आपका कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी के बाद, ठीक है? तो जो रक्षा सौदा में एक सबसे बड़े रक्षा सौदा में से एक होगा ये। कुल राफेल बेड़ा हमारे पास अभी कितना है, जो 36 है आपका इंडियन एयरफोर्स के पास, और नेवी के पास है जो 26 ऑर्डर हो चुके हैं। नए सौदे के बाद कुल हो जाएंगे 176। तो ये आप याद रखिएगा, तो पूछ देता है आपका एग्जामों में। इसका महत्व क्या है, तो राष्ट्रीय सुरक्षा और वायु शक्ति बढ़ेगी हमारा। 114 रफाल विमानों की खरीद से भारतीय वायुसेना के लड़ाकू क्षमता में त्वरित वृद्धि होगी। चीन पाकिस्तान के बदलते जो सुरक्षा परिदृश्य में क्या होगा, इंडियन एयरफोर्स की जो स्क्वाड्रन की कमी को दूर करने में मदद मिलेगी। 18 फ्लाई अवे जो है विमानों से तत्काल ऑपरेशन जरूरतें पूरी होंगी, ओके? तो ये आप याद रखिएगा। हाँ, सेकंड महत्व हमारा क्या रखता है, तो भारत फ्रांस जो है हमारा क्या है, साझेदारी जो है आपका रणनीतिक साझेदारी बढ़ेगी। राफेल सौदे से भारत फ्रांस के बीच गहरे रक्षा विश्वास को दर्शाएगा, और यह सहयोग भारत की रणनीतिक स्वायत्तता को भी मजबूत प्रदान करेगा। उच्च स्तरीय राजनीतिक संवाद का ये संकेत जाता है। थर्ड क्या होगा कि मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा मिलेगी, क्योंकि शेष विमानों का भारत में ही निर्माण होगा, जिससे क्या होगा, घरेलू रक्षा उद्योग को भी बढ़ावा मिलेगा। 30 से 40% स्वदेशी सामग्री इसमें लगेगा। एमएसएमई, निजी क्षेत्र और रोजगार क्या होगा, सृजन होगा, ठीक है? रक्षा विनिर्माण इकोसिस्टम को मजबूती, लेकिन सीमा है कि सोर्स कोड जो है फ्रांस के पास रहेगा। ये है जो पूर्ण तकनीकी आत्मनिर्भरता नहीं है, ये दर्शाता है, ठीक है? और हमारा जो मेन जो मुद्दा है हमारा जो पढ़ना है यहाँ पे,
देखिए वो भी पढ़ना था कि क्या ज़रूरत है, लेकिन यहाँ पे डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल आता है जो आपका एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ठीक है? आपको प्रीलिम्स में, ठीक है? तो डिफेंस एक्विजिशन है क्या? तो ये हम लोग देखते हैं। देखिए डिफेंस एक्विजिशन जो है आपका भारत सरकार का एक शीर्ष है रक्षा खरीद निर्णय संस्था है, ठीक है? डिसीजन बॉडी है, जो सशस्त्र बलों जैसे थल, जल, वायु सेना के लिए बड़े रक्षा अधिग्रहण प्रस्तावों को मंजूरी देती है। तो ये आप याद रखिएगा, क्या है आपका डिफेंस एक्विजिशन आपका काउंसिल, ये शीर्ष रक्षा खरीद निर्णय संस्था है, ठीक है? तो ये भी आप याद रखिएगा। इसकी स्थापना 2001 में, आधार क्या है? कारगिल युद्ध के बाद रक्षा खरीद प्रणाली में सुधार के लिए, तो ये आप याद रखिएगा। संबंध नीति जैसे डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर, डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर, ये सब क्या संबंध नीति है। अध्यक्षता कौन करता है? तो इस पे जोड़ दीजिएगा, रक्षा मंत्री, जो वर्तमान में अभी कौन है? राजनाथ सिंह है रक्षा मंत्री, तो ये इनके अध्यक्ष होंगे। और इनके सदस्य में जो आते हैं आपका, जैसे सीडीएस हो गया, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, तीनों सेनाओं के प्रमुख, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के। और रक्षा सचिव जो हो गया, डिफेंस प्रोडक्शन सेक्रेटरी हो गया, डीआरडीओ के जो प्रमुख है, ठीक है? वित्त मंत्रालय के प्रतिनिधित्व होते हैं, ठीक है? तो ये आप सदस्य के बारे में भी ये जानकारी रखिएगा, ठीक है? मुख्य कार्य क्या है कि एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी देना, यह किसी भी रक्षा खरीद प्रक्रिया का पहला और सबसे महत्वपूर्ण चरण है। ये मैं आपको पीछे में बताता हूँ, आपके लिए लाया हूँ। प्राथमिकता तय करना, ठीक है? किसी सेवा जैसे थल, जल, वायु की आवश्यकता क्या है, उसको ये प्राथमिकता तय करता है। खरीद श्रेणी तय करता है कि कहाँ से, जैसे आपका क्या हो गया कि बाय इंडियन, आईडीडीएम, ये सब क्या है तय करता है। मेक इन इंडिया को बढ़ावा देता है, स्वदेशी सामग्री और घरेलू उत्पादन पर ये जोर देता है, ठीक है? अब सेकंड जो हमारा है कि कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी, ठीक है? कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी क्या है? भारत सरकार की सर्वोच्च सुरक्षा निर्णय समिति है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा, रक्षा, परमाणु नीति और बड़े रक्षा सौदों पर अंतिम निर्णय लेती है। देखिए पहला जो निर्णय लिया आपका डिफेंस एक्विजिशन, ठीक है? डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल लिया, ठीक है? जिसका अध्यक्ष कौन रहता है आपका? रक्षा मंत्री रहता है। लेकिन कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी अंतिम निर्णय कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी लेता है, जिसका अध्यक्षता जो है प्रधानमंत्री करते हैं। हमारा सदस्य रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री और विदेश मंत्री होता है। समय जरूरत पड़ने पर क्या होता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और वरिष्ठ अधिकारी निमंत्रित होते हैं, किए जाते हैं। इसका प्रमुख कार्य क्या होता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा नीति, आंतरिक एवं बाहरी सुरक्षा से जुड़े प्रमुख निर्णय देते हैं, रक्षा खरीद पर अंतिम मंजूरी देते हैं, परमाणु नीति और रणनीतिक कार्यक्रम चलाते हैं, रणनीतिक नियुक्तियां भी ये करते हैं। कौन? कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी। देखिए एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी के बारे में जान लीजिए कि क्या होता है। देखिए एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी, जिसको एओएन कहा जाता है, रक्षा खरीदी प्रक्रिया का पहला और अनिवार्य चरण है, जिसमें तय किया जाता है कि किसी विशेष हथियार प्रणाली या प्लेटफॉर्म का वास्तविक आवश्यकता है या नहीं, ठीक है? कौन देता है ये? डिफेंस एओएनओ, आपका एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी तो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल देता है, ठीक है? जिसका अध्यक्ष कौन रहते हैं? रक्षा मंत्री रहते हैं। एओएनओ का उद्देश्य क्या है? क्या है कि सैन्य आवश्यकता की पुष्टि करता है, ठीक है? और खरीद श्रेणी तय करता है दूसरा। और थर्ड क्या है? अनावश्यक खरीदों से ये बचाता है, ठीक है? और फोर्थ है मेक इन इंडिया को बढ़ावा देता है। देखिए मेरा पर्पस जो है ना आपको कि इसी तरीके से सारे चीजों को, मतलब जैसा होता है ना कि आपको गांठ जो है बना हुआ आपका कॉम्प्लिकेटेड जो लग रहा है, उसको एक एक गांठ को खोलते जाना। जिस तरीके से यहाँ पे वर्ड आता है, जैसे आपको आया डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल क्या होता है, कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी क्या होता है, आपका एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी क्या होता है, तो मैं आपको किस तरीके से डिटेल में आपको मैं ये करवा दिया, ताकि क्या होगा कि अगले बार आपको सिर्फ मैं या कहीं भी आप देखिएगा एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी, तो आपके समझ को विकसित कर सके, ठीक है? आपकी समझ विकसित हो जाएगा इससे। और क्या होगा कि आप कहीं पे भी देखिए, आप एक तैयारी कर रहे हैं उच्च पदों के लिए, ठीक है? कोई भी पद के लिए कीजिए, लेकिन क्या होता है कि आपको जानकारी होनी चाहिए। ये सब चीजें होनी चाहिए, आपकी पढ़ाई में आता है तो आपको जरूरी है, ठीक है? ऐसा तो नहीं है कि आप बिना पढ़े आप पास हो जाइएगा, पढ़ना तो पड़ेगा ना। तो ये क्या होता है कि मैं आपकी नॉलेज को और भी बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है? जिससे क्या होगा कि आप अपने लक्ष्यों को तक आप प्राप्त करने में, आप अपने लक्ष्यों को पहुंचने में हमारे ओर से भी कुछ आपको पुश किया जाएगा, ठीक है? तो ये आप याद रखिएगा। और हमारे चैनल जो है वेब्स एकेडमी,
प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कीजिए जो भी नए लर्नर आते हैं, और लाइक ज़रूर किया कीजिए, कमेंट भी किया कीजिए, ताकि हम लोग को अच्छा लगता है कि क्या हम पढ़ा रहे हैं, जो हमारे बच्चों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है? तो आपसे रिक्वेस्ट है, और कमेंट भी किया कीजिए अपनी माँगों को। अब एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी के बाद क्या होता है, रिक्वेस्ट जो फॉर प्रपोज़ल जो जाता है, जारी किया जाता है, और तकनीक एवं वाणिज्य मूल्यांकन किया जाता है इसका। फिर जो सबसे कम बोली लगाया जाता है उसका चयन किया जाता है, कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी से अंतिम मंजूरी होता है, अनुबंध पर हस्ताक्षर लिया जाता है, ठीक है? देखिए क्या है आपके लिए मेंस का भी क्वेश्चंस मैं लगाता हूँ। देखिए क्या है ना कि आप मान लीजिए कि 14वीं जेपीएससी का प्री आप क्वालीफाई कर गए, ठीक है? ओके, अगर क्वालीफाई कर गए हैं तो फिर तो मेंस आपको लिखना पड़ेगा ना, तो मेंस के लिए तो क्वेश्चंस आपको आता ही आता है ना, तो ऐसा तो नहीं हो कि जीएस पेपर जो भी है आपके जो फर्स्ट सेकंड जो भी है उसमें ये नहीं पूछा जाएगा, पूछा ही जाता है। आपको एक तो प्रैक्टिस मैं करवा रहा हूँ यहाँ पे, और जिन बच्चों को ज़्यादा ज़रूरत है, जो बहुत ही सीरियस है, तो प्लीज़ हमारे जो टेलीग्राम चैनल है वेब्स अकेडमी से जुड़ जाइए, और वहाँ पे चैट वाले एक और ग्रुप है, उसमें जाके आप अपने आप बताइए कि हाँ, आपको मेंस के लिए भी तैयारी करना है, तो प्लीज़ आप लोग मेरे साथ जुड़ जाइए। मैं आपको आंसर राइटिंग भी मैं सेशन चलाऊँगा, और आपको बताऊँगा कि किस तरीके से, जस्ट लाइक एक होता है आपका मेंटरशिप का भी मैं फ्री में आपका काम कर दूँगा, ठीक है? मेरे पास कोई मतलब ये नहीं है कि आपको कोई भी फ़ी लगेगा, ठीक है? तो जो भी जेपीएससी वाले हैं, जल्दी से जो देने वाले हैं, वो बताइएगा, और बीपीएससी वाले हैं, वो भी बताइएगा, क्योंकि आप साथ में तैयारी जब करते हैं ना, तो आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आता है। और मैं जल्द से ही आपका कोर्स भी लाऊँगा। 1000 जो बच्चे होंगे, जो हमारा पहला सब्सक्राइब होगा, उनके लिए बहुत ही अच्छा गिफ्ट हम लोग वेब्स अकेडमी की तरफ से दिया जाएगा, ठीक है? और मेरा एक पर्पस होता है कि जो भी कॉम्प्लिकेटेड है टॉपिक, उसको सिम्प्लिफिकेशन करना, ठीक है? यानी सरलीकरण करना, ओके? तो देखिए यहाँ पे मेंस का क्वेश्चन है कि रक्षा अधिकरण जो डीएसी जो होता है, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल द्वारा राफेल लड़ाकू विमानों के अधिग्रहण पर विचार करने का भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा, वायुसेना का परिचालन क्षमता तथा आत्मनिर्भर भारत पहल के संदर्भ में विश्लेषण कीजिए, और ये आपका 10 अंकों का है, 150 वर्ड में, ठीक है? तो ये आप ज़रूर हमारे वेब्स अकेडमी 24 जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे सबमिट कीजिए, आपको फीडबैक दिया जाएगा, ठीक है? और अब ये हमारा एमसीक्यू है, ठीक है? एमसीक्यू भी आप ध्यान से लगाइएगा। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या कह रहा है कि जो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है, रक्षा खरीद प्रस्तावों को एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी प्रदान करता है, सही है। और डीएसी का अध्यक्ष जो होता है, वो कौन करते हैं अध्यक्षता? प्रधानमंत्री, ये गलत है, दूसरा हमारा गलत हो गया कथन। डीएसी की स्थापना कारगिल युद्ध के बाद हुआ था, हाँ 2001 में हुआ था, और हमारा कारगिल युद्ध 1999 में हुआ था, तो ये आप याद रखिएगा। एक और 3, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है? और अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी के बारे में कौन सा कथन सही है? तो ये जो है रक्षा खरीद की प्रक्रिया का प्रथम औपचारिक चरण है, ठीक है? तो पहला मतलब जो ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगला हाल के समाचार में राफेल लड़ाकू विमानों के अधिग्रहण के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो देखिए क्या करेगा ना, ये है जो आपका राफेल विमान फ्लाई अवे कंडीशन में खरीदे जाने की संभावना है, ठीक है? ये जो सही है, क्योंकि देखिए सभी 14 रफाल विमान फ्रांस में ही निर्मित हो गए, ऐसा नहीं है। रफाल के सोर्स कोड भारत को पूर्ण हस्तांतरित किया जाएगा, ऐसा नहीं है। इस सौदे में स्वदेशी सामग्री की कोई भूमिका नहीं, 30 से 40% आपका इंडिजीनियस कंटेंट लगाए जाएंगे, ओके? तो इस तरीके से आप जब पूरे ऑप्शन को आप तोड़-मरोड़ दीजिएगा ना, तो आपको कहीं से भी कोई दिक्कत हो ही नहीं सकता है। तो मेरा यही चीज़ होता है कि आप क्वेश्चंस का आंसर जानने से बेटर है ना कि आप जो ऑप्शंस हैं उनको जानें आप, ठीक है? तो मेरा ये होता है, ठीक है? पर्पस रहता है। कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, सीसीएस की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं, सही बात है। और कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी बड़े रक्षा अधिग्रहण प्रस्तावों को अंतिम मंजूरी देते हैं, ये भी सही है। दूसरा कथन भी आपका थर्ड जो है कि सीसीएस जो रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत एक वैधानिक निकाय है, नहीं, थर्ड हमारा गलत है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है? ओके, अगला मुद्दे पे चलते हैं।
अगले मुद्दे पे कि इंडिया जीसीसी नेशन साइन टर्म्स ऑफ रेफरेंस फॉर एफटीए। एफटीए में बहुत बार आपको मैं पढ़ा चुका हूँ, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से होता है, जो मतलब क्या होता है, एक दूसरे की वस्तु पर निर्यात करने वाले वस्तु पर, जैसे मान लिया जाए कि अगर भारत आपका यूएई में भेज रहा है तो वहां पे क्या है, इस पे टैरिफ नहीं लगाया जाएगा, और यूएई जब भारत भेजेगा अपना वस्तु तो उस पे भी टैरिफ नहीं लगेगा। ठीक है, मतलब टैरिफ जो है एक नियम बना देते हैं कि हाँ, टैरिफ को कम किया जाए या पूर्ण आपका फ्रीडम मुक्त है आपका हो, तो ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कहलाता है। ठीक है, तो मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, आज मैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में नहीं बताऊंगा, पहले ही बोल दे रहा हूँ। ठीक है, भारत और 6 देशों वाले जो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल जो है, कोऑपरेशन गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के प्रतिनिधियों ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए वार्ता शुरू करने हेतु टर्म ऑफ रेफरेंस पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, यह हस्ताक्षर एफटीए वार्ता की औपचारिक शुरुआत से पहले अनिवार्य चरण होता है। तो देखिए यहाँ पे क्या आ गया, टर्म ऑफ रेफरेंस भी आ गया। ठीक है, ये क्या होता है, जैसे आपका एक्सेप्टेंस ऑफ जो नेसेसिटी रहता है ना, वो आपका क्या रहता है, जब रक्षा खरीद जो होता है उससे पहले का चरण आपका एएनओ होता है। ठीक है, एओएनओ एओएनए होता है। ठीक है, यानी एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी होता है। और यहाँ क्या होता है, जब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है, भारत वार्ता जब शुरू करने से पहले क्या होता है, एक टर्म ऑफ रेफरेंस पे हस्ताक्षर किया जाता है, और यही क्या होता है, औपचारिक शुरुआत से पहले अनिवार्य चरण इसको माना जाता है। ठीक है, यहाँ पे हमारे लिए क्या है, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के बारे में जानकारी हमें चाहिए। ठीक है, तो इसलिए मैं ये आपको लगाया हूँ मुद्दा। ठीक है, उसके बाद मैं मुद्दे पे भी आऊंगा। ठीक है, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल पश्चिम एशिया, मिडिल ईस्ट एशिया का एक क्षेत्रीय अंतर सरकारी संगठन है, यानी इंटर गवर्नमेंटल आपका ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, ओके, जिसका उद्देश्य सदस्य देशों के बीच आर्थिक, राजनीतिक, सुरक्षा और सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा देना है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, मिडिल ईस्ट का एक क्षेत्रीय आपका रीजनल आपका इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, स्थापना इसका कब हुआ था, तो 1981 में हुआ था, और इसका मुख्यालय याद रखिएगा, रियाद, सऊदी अरब में। ठीक है, रियाद, सऊदी अरब में। ओके, तो ये आप याद रखिएगा, और इसकी स्थापना 1981 में हुआ था। अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा, कि सदस्य देश कौन से हैं, तो 6 सदस्य देश हैं। देखिए, कुछ याद रखिए या ना रखिए, इसका जो है पहला तो है कि कहाँ ये हेडक्वार्टर है, तो ये आप रियाद याद रखिएगा। रियाद कहाँ है आपका, सऊदी अरब में, सऊदी अरब में। ठीक है, सऊदी अरब में, तो ये आप याद रखिएगा। और जो सदस्य देश हैं, यहाँ से क्वेश्चंस फंसाए जाते हैं, बहुत सारे एग्जामों में आप देखिएगा कि गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के बारे में आपको क्वेश्चंस फंसाए गए हैं। ठीक है, तो पहला जो सदस्य हमारा बहरीन है, दूसरा क्या है, कुवैत है, आपका थर्ड जो है ओमान है, और फोर्थ क्या है, कतर है, पांचवा क्या है, सऊदी अरब है, और छठा क्या है, यूएई है। तो आप याद रखिएगा, BKOQSA। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप याद रखिएगा, बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरेबिया और आपका संयुक्त अरब अमीरात। ओके, यूएई। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, ये 4 बार आप जो है अपने कॉपी में आप लिखने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है, जो भी पेज होगा उसमें लिखिएगा बहरीन, ठीक है, कुवैत, ठीक है, ओमान, ओके, ओमान, कतर, कतर, ठीक है, सऊदी अरबिया, सऊदी अरब, ठीक है, सऊदी अरब, और फिर लास्ट में लिखिएगा यूएई। ठीक है, जिसको संयुक्त अरब अमीरात कहा जाता है। तो इस तरीके से आप लिखिएगा, और ना हो तो आपको ऐसा कीजिए कि आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में सभी जितने भी स्टूडेंट हैं, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा आपका गल्फ जीसीसी का, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल का कितने सदस्य हैं, सदस्यों का नाम लिखिएगा। ठीक है, सदस्य कितने हैं, तो 6 हैं, और ये 6 का नाम आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ओके, आगे चलते हैं हम लोग। आगे क्या कह रहा है कि हमारा इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है, तो ये भी आर्थिक एकीकरण, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन करना, मुक्त व्यापार और कस्टम यूनियन, सामूहिक सुरक्षा सहयोग करना, ऊर्जा निवेश सहयोग करना, क्षेत्रीय स्थिरता लाना। ठीक है, तो इसका मुख्य उद्देश्य है गल्फ कोऑपरेशन ऑफ काउंसिल का, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल का। जीसीसी का आर्थिक महत्व क्या है, तो पहला क्या है कि विश्व के प्रमुख तेल और गैस उत्पादक देश है, और भारत के लिए सबसे बड़ा मर्चेंडाइज जो है ट्रेड पार्टनर ब्लॉक है। ऊर्जा सुरक्षा का प्रमुख स्रोत भारत के लिए है, बड़े पैमाने पर निवेश
संभावनाएं यहाँ बनी रहती है। प्रमुख तथ्य क्या है आपका? तो प्रमुख तथ्य जो जानते हैं कि फैक्ट, एफटीए जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है वार्ता के लिए टर्म्स ऑफ रेफरेंस पर हस्ताक्षर किया गया। भारत के मुख्य, अब न्यूज से जुड़ गए हैं, भारत के मुख्य वार्ताकार अजय अजय भादु अपर सचिव थे, ठीक है। गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल की ओर से राजा अल मरजुकी थी। इतना ही कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, बस आपको जोड़ने के लिए फैक्ट में लाया हूँ। हस्ताक्षर की अध्यक्षता वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा हुआ। औपचारिक वार्ता की शुरुआत का आधार होता है टर्म्स ऑफ रेफरेंस, ठीक है। क्या है भारत और जो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल का आर्थिक संबंधों का महत्व क्या है दोनों? देखिए, व्यापारिक महत्व क्या है कि गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक ब्लॉक पार्टनर है। ऊर्जा के लिए, तेल गैस के लिए, पेट्रोकेमिकल के लिए, जेम्स एंड ज्वेलरीज के, फूड प्रोडक्ट्स प्रमुख क्षेत्र जो है ये इसके लिए क्या है, व्यापार करते हैं। दूसरा क्या है, ऊर्जा सुरक्षा। भारत अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं का बड़ा हिस्सा जो है गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल देशों से आयात करता है। और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से ऊर्जा स्रोतों का विविधीकरण और स्थिर आपूर्ति संभव हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारे लिए महत्व रखता है। और क्या है, निजी निवेश और पूंजी प्रवाह। क्या है, गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल देशों द्वारा भारत में बड़े पैमाने पर निवेश प्रतिबद्धताएं हैं और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से निवेश की नीतिगत स्थिरता और भरोसा मिलेगा, ठीक है। भारतीय प्रवासी रोजगार, जैसे गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल देशों में सबसे आपका बड़ा भारतीय प्रवासी समुदाय रहते हैं। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से रोजगार अवसर भी बढ़ेंगे और श्रम गतिशीलता, लेबर मोबिलिटी को बढ़ावा मिलेगा। स्किल और सेमी स्किल्ड युवाओं को इससे लाभ प्रदान होगा, ठीक है। और बहुत बड़ा रेमिटेंस जो है भारत में जो है गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल से आता है, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। अगले पे चलते हैं हम लोग। क्या है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है उसका लाभ मैं बता देता हूँ। तो जो अभी होने वाला है उसका लाभ जो है आपका क्या होगा, आपका इसमें संभावित जो लाभ है वो वस्तुओं और सेवाओं को मुक्त प्रवाह मिलेगा, टैरिफ और नॉन टैरिफ बाधाओं में कमी होगी, ओके। और क्या है आपका, जो व्यापार में पूर्वानुमानयता और स्थिरता आएगा और सप्लाई चेन की सुदृढ़ीकरण होगा, ठीक है। संभावित चुनौतियां भी हैं, घरेलू उद्योग पर प्रतिस्पर्धात्मक दबाव भी बढ़ेगा और व्यापार घाटे का जोखिम भी हो सकता है। संवेदनशील क्षेत्रों जैसे कृषि, एमएसएमई की सुरक्षा की आवश्यकता भी यहाँ है, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। अब गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल जो है, इतना हम लोग जो पढ़े उसका हम लोग क्या करते हैं, एमसीक्यू करते हैं, ठीक है। देखिए, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। पहला कथन, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल की स्थापना 1981 में हुआ था, सही है। इसका मुख्यालय रियाद में है, स्थित है, ये भी सही है। ईरान और इराक इसके जिसी के संस्थापक है। तो आप लोग को तो बताना पड़ेगा कमेंट बॉक्स में कि कौन आपका संस्थापक सदस्य या सदस्य कौन है, तो ये आप बताइएगा। ये ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन ए होगा, ठीक है। थर्ड हमारा गलत है। अगला जो प्रश्न है, देखिए, कौन सा देश गल्फ सदस्य है? मैं आपको इसका क्वेश्चन का आंसर नहीं बताऊंगा, आप खुद बताइएगा। बहरीन, कुवैत, जॉर्डन, ओमान, ठीक है। तो कौन है, क्योंकि आपको सदस्य बताने के लिए मैं कमेंट बॉक्स में बोला हूं। तो ये आप खुद ही ऑप्शन से इसका बताइएगा, आंसर बताइएगा, जिससे पता चल जाएगा कि आप सदस्य देशों का नाम जब लिख दीजिएगा ना तो पता चल जाएगा कि हाँ। और इसका ऑप्शन भी बताइए कौन सा सही है आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, हाल ही में समाचार में रहे इंडिया गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के संदर्भ में टर्म ऑफ रेफरेंस का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये देखिए कौन सा है, औपचारिक वार्ता का ढांचा क्या है, निर्धारित करना, यानी ऑप्शन नंबर सी, ओके। अगले मुद्दे पे चलते हैं। रीथिंकिंग बैटरी स्ट्रैटेजी इन इंडिया, द केस फॉर सोडियम आयन टेक्नोलॉजी। सोडियम आयन टेक्नोलॉजी के बारे में, यानी लिथियम आयन बैटरियों से आगे भारत के लिए सोडियम आयन बैटरियों का रणनीतिक महत्व क्या है, ये हम लोग देखना है, ठीक है। क्या है न्यूज, थोड़ा सा हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा और इसको ये करते हैं। देखिए, क्या आधुनिक जीवन में बैटरियों में क्या है, बैटरियां अब केवल उपभोक्ता उपकरणों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह इलेक्ट्रिक वाहन, ग्रिड स्तरीय ऊर्जा भंडारण, घरेलू उपकरण, स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण की रीढ़ बन चुकी है। वर्तमान में लिथियम आयन बैटरियां वैश्विक स्तर पर प्रमुख तकनीक
किंतु संसाधन संबंधी और भू राजनीतिक चुनौतियों के कारण वैकल्पिक बैटरी तकनीकों, विशेष रूप से सोडियम आयन बैटरियों पर ध्यान बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये है हमारा न्यूज है। अब लिथियम आयन बैटरी और प्रभुत्व सीमाएं क्या क्या हैं वो हम लोग थोड़ा देखते हैं। क्यों प्रमुख है ये लिथियम आयन? उच्च ऊर्जा घनत्व रखता है, हाई एनर्जी डेंसिटी रखता है, लंबा जीवन काल रहता है, लॉन्ग साइकिल लाइफ रहता है। ठीक है, कम सेल्फ डिस्चार्ज होता है, तो कम सेल्फ डिस्चार्ज होता है। और फोर्थ क्या होगा कि बड़े पैमाने पर उत्पादन हो जाता है, लागत में भारी गिरावट आएगी इससे। और लगभग डॉलर मतलब 1100 किलोवाट के लिए जो है आपका लगभग ये आपका 2010 से ये संभावित है। और 108 जो है आपका कि प्रति किलो वाट जो है आवर जो है 2025 से ये संभावित है। जो पहले 1100 डॉलर प्रति डॉलर जो है किलोवाट आवर पे लगता था। ठीक है, आगे क्या है? प्रमुख इसमें चुनौतियां भी हैं। क्रिटिकल मिनरल्स पर निर्भरता है, लिथियम, कोबाल्ट, निकल, ग्रेफाइट, ये मैं आपको कल ही बताया हूँ। ठीक है, भौगोलिक रूप से सीमित उपलब्धता है, आपूर्ति सुरक्षा कीमतों में अस्थिरता आएगी, भू राजनीतिक जोखिम बढ़ेगा, पर्यावरणीय प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, और क्या है कि जैसे जैसे ईवी और स्टोरेज की मांग बढ़ेगी ये समस्या और भी गंभीर होते जाएगी। तो आज के डेट में ये है। और भारत का परिप्रेक्ष्य जो है महत्वाकांक्षा बनाम वास्तविकता क्या है? सरकारी पहल जो है पीएलआई जो प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव जो योजना है 2021 का, एडवांस केमिस्ट्री सेल, वो मैं बताता हूँ आगे, इसमें थोड़ा सा जान लीजिए। अब तक जो है लगभग 40 गीगाबाइट जो आवर का क्षमता आवंटित किया गया, तो वास्तविक जो है 1 गीगावाट तक प्रारंभिक चरण में है। ठीक है, संरचनात्मक कमजोरियां क्या आ गया है यहाँ पे? तो लिथियम के घरेलू भंडार सीमित है और व्यावसायिक रूप से अपर्याप्त है। रिफाइनिंग, कैथोड, एनोड, सेपरेटर निर्माण की में भी कमी है, आयात निर्भरता बनी रहेगी। इसलिए वैकल्पिक बैटरी तकनीक भारत के लिए रणनीतिक आवश्यकता बनती जा रही है। तो ये आप याद रखिएगा। अगला क्या है कि मतलब देखते हैं कि सोडियम आयन बैटरी जो है क्यों महत्वपूर्ण है। लिथियम आयन बैटरी हम लोग देख लिया, अब सोडियम आयन बैटरी क्या क्यों जरूरी है? संसाधन सुरक्षा के लिए। सोडियम प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है भारत में, समुद्री नमक और सामान्य खनिजों से प्राप्त हो सकता है, क्रिटिकल मिनरल पर निर्भरता कम होगा। दूसरा क्या है? ऊर्जा घनत्व, मिथक और वास्तविकता। देखिए सोडियम का परमाणु भार अधिक है। ठीक है, सैद्धांतिक रूप से कम ऊर्जा घनत्व है, लेकिन क्या है सेल डिजाइन सुधार से अंतर इसको कम किया जा सकता है। ठीक है, तो ये एक संभावना तो हमारे पास है कि सेल डिजाइन सुधार से इसका अंतर कम किया जा सकता है, आपका घनत्व का, ऊर्जा घनत्व का। लेयर जो है लेयर्ड ऑक्साइड कैथोड्स ने बेहतर प्रदर्शन दिखाया है व्यवसायिक स्तर पर। देखते हैं जो आपका सोडियम आयन बैटरी है अब जो है कि लिथियम आयन फॉस्फेट के करीब पहुंच रही है, अनुसंधान स्तर पर और अधिक संभावनाएं बढ़ रही है। ठीक है, थर्ड क्या है कि सुरक्षा, सेफ्टी एडवांटेज, थर्मल रनवे के दौरान तापमान वृद्धि कम होता है, 0 वोल्ट पर भी सुरक्षित भंडारण इसका संभव है, डेंजरस गुड्स श्रेणी में नहीं आता है, परिवहन और भंडारण इसका सस्ता एवं सुरक्षित होगा। और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए, ग्रिड स्टोरेज और घरेलू उपयोग के लिए अत्यंत ये उपयोगी हो सकता है। फोर्थ क्या है कि निर्माण में सरलता है, मौजूदा लिथियम आयन जो है मैन्युफैक्चरिंग लाइनों के साथ संगत है, एल्यूमिनियम करंट कलेक्टर्स दोनों इलेक्ट्रोड पर निर्भर करता है। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग देखते हैं लिथियम बनाम सोडियम आयन का संतुलित दृष्टिकोण हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। ये आप स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए अगर जिनको भी चाहिए, ये जरूरी है आपके लिए थोड़ा सा, क्योंकि पूरे मुद्दा का सार है ये। ठीक है, ओके, क्या है पहलू क्या है और लिथियम आयन क्या है और आपका सोडियम आयन में क्या है? देखिए पहलू क्या है, ऊर्जा घनत्व जो है कैसा है, लिथियम आयन का अधिक है और सोडियम आयन का मध्यम है। सुरक्षा में कैसा है, तुलनात्मक रूप से कम है लेकिन अधिक है सोडियम का। ठीक है, सुरक्षा में। और संसाधन उपलब्धता सीमित है लिथियम आयन का, लेकिन सोडियम आयन प्रचुर मात्रा में मिलता है। लागत जोखिम क्या है, अधिक है लिथियम आयन का, लेकिन सोडियम आयन का वही कम है। भारत के लिए उपयुक्तता क्या है, तो लिथियम आयन मध्यम है और जो है सोडियम जो है लॉन्ग टर्म के लिए उच्च है। ठीक है, लॉन्ग टर्म में। ठीक है, एक चीज और आया था आपका
प्रोडक्शन लिंक्स इंसेंटिव फॉर एडवांस केमिस्ट्री सेल, ठीक है। कुछ ये मुद्दा पहले भी बन चुका है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे पढ़ा देता हूँ और मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। प्रोडक्शन लिंक आपका जो है एडवांस केमिस्ट्री सेल क्या होता है। देखिए, भारत सरकार द्वारा एडवांस केमिस्ट्री सेल यानी उन्नत बैटरी सेल मुख्यतः लिथियम आयन के स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किया गया। किसके लिए? यानी आपका जो लिथियम आयन बैटरी है उसके स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च की गई है। एक प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव योजना है, यानी आपका PLI SAC स्कीम। ये शुरू कब हुआ था? तो इसका शुरुआत जो हुआ है 2021 में लॉन्च हुआ। उद्देश्य भारत में बैटरी विनिर्माण को मजबूत इकोसिस्टम बनाना। मुख्य उद्देश्य बैटरी सेल निर्माण क्षमता का विस्तार करना, उच्च गुणवत्ता वाले इलेक्ट्रिक वाहन बैटरी और ऊर्जा भंडारण बैटरियों का उत्पादन करना, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भारत की भागीदारी बढ़ाना, आत्मनिर्भर भारत और निर्यात क्षमता को सुदृढ़ करना इसका मुख्य उद्देश्य है। क्या शामिल है इसमें? तो एडवांस केमिस्ट्री सेल में क्या है, जैसे लिथियम आयन बैटरी सेल जो आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल ग्रिड स्तरीय स्टोरेज, मोबाइल लैपटॉप आदि में उपयोग होता है, ठीक है। प्रोत्साहन इंसेंटिव क्या है? उत्पादक को उत्पादन आधारित प्रोत्साहन दिया जाएगा, यानी PLI। यह प्रोत्साहन प्रति मेगा घंटा जो है मेगा घंटा के लिए के आधार पर मिलता है। उद्देश्य क्या है? नए निवेशकों को आकर्षित करना तथा उत्पादन लागत को कम करना है। क्या हासिल हुआ है अभी तक? लगभग 40 आपका प्रति मेगा घंटा जो है आपका विनिर्माण क्षमता का आवंटन किया गया है, लेकिन अभी तक आपका प्रति मेगा घंटा उत्पादन चालू है। बाकी क्षमता क्रमबद्ध रूप से आने की प्रक्रिया में है। यह शुरुआत है, लेकिन भारत का ऊपर से नीचे तक बैटरी इकोसिस्टम अभी भी अधूरा है, तो इस पर चर्चा होनी चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन अब देखिए, MCQ है। PLI SAC योजना जो है आपका एडवांस केमिस्ट्री सेल जो है बैटरी के लिए योजना के संबंध पर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या है कि यह योजना उन्नत बैटरी सेल के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया, सही है। दूसरा क्या है कि यह योजना 2021 में प्रारंभ किया गया था, ये भी सही है। इस योजना का कार्यान्वयन नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय नहीं, ये हैवी मिनिस्ट्री द्वारा होता है, ठीक है। हैवी इंडस्ट्री भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा होता है, तो यानी ऑप्शन हमारा हो जाएगा केवल 1 और 2, ठीक है। ओके, तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि PLI SAC योजना के अंतर्गत एडवांस केमिस्ट्री सेल का तात्पर्य क्या है? तो उच्च ऊर्जा घनत्व वाली रिचार्जेबल बैटरी सेल, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? आपका C हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन, लिथियम आयन बैटरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथन कौन सा सही है? तो क्या है कि वो उच्च ऊर्जा घनत्व और आपका क्या है आपका लंबे चक्र जीवन प्रदान करता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर C यहाँ पे हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है बोल रहा है कि सोडियम आयन बैटरियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, सोडियम आयन बैटरी लिथियम आयन की तुलना में आपका क्या है, अधिक ऊर्जा घनत्व रखता है, तो नहीं, ऐसा नहीं है। आपका सोडियम आयन लिथियम आयन ज्यादा ऊर्जा घनत्व। सोडियम आयन बैटरी शून्य वोल्टेज पर भी सुरक्षित रूप से संग्रहित करते हैं, तो ये सही है। दूसरा, सोडियम आयन बैटरियों में दोनों इलेक्ट्रोड पर एल्यूमिनियम करेक्ट कलेक्टर का उपयोग किया जाता है, तो ये सही है, ठीक है। तो हमारा 2 और 3 सही है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि भारत में जो PLI SAC योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह योजना उन्नत बैटरी सेल, ठीक है। यह योजना तकनीकी निरपेक्ष का है, इसके अंतर्गत केवल सोडियम आयन नहीं, ऐसा नहीं है। तो हमारा 1 और 2 ऑप्शन नंबर A, ठीक है, केवल 1 और 2, ठीक है। अगला मुद्दा जो है देखिए क्या है, देखिए 18 किल्ड इन ब्लास्ट एट इलीगल कोल माइन इन मेघालय। मेघालय में क्या हुआ कि जो इलीगल माइन हो रहा था, कोल माइन, उसमें 18 लोग ब्लास्ट के माध्यम से मर गए, ठीक है। मेघालय में अवैध कोयला खनन में विस्फोट यानी रैट होल माइनिंग और शासन विफलता के कारण इस तरीके से घटना हुई, ये बताया जा रहा है राइटर के माध्यम से। मेघालय के ईस्ट आपका जो जैंतिया हिल्स है जिले में एक अवैध कोयला खनन में विस्फोट होने के बाद 18 श्रमिकों की मौत हो गई। यह घटना ऐसे समय में हुई जब एनजीटी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ठीक है, जिसका 2010 में स्थापना हुआ था, तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है। और आप बताइएगा कि इसके अध्यक्ष कौन होते हैं,
सॉरी अध्यक्ष बोल रहा हूँ, एनजीटी का संरचना आप जरूर बताइएगा, ठीक है। ये कैसी संस्था है, वैधानिक है या संवैधानिक है, ये आप जरूर बताइएगा, ठीक है। ओके, तो ये क्या हुआ कि पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया था 2014 में ही एनजीटी द्वारा, लेकिन जिसके बाद भी में सुप्रीम कोर्ट ने भी इस आपका प्रतिबंध को बरकरार रखा था। इसके बावजूद भी राज्य में अवैध यानी रैट होल माइनिंग लगातार जारी है। देखिए हमारे लिए क्या है, ये पूछता है क्वेश्चंस में, प्रश्नों में, मतलब जो एग्जाम के प्रीलिम्स में, कि रैट होल माइनिंग क्या होता है, इस तरीके से आपको पूछ देगा, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि रैट होल माइनिंग क्या है। तो रैट होल माइनिंग जो होता है, कोयला खनन की एक अवैज्ञानिक और अत्यंत खतरनाक पद्धति है, जिसमें जमीन में बहुत सक्रिय सुरंग लगभग 4 से 5 फीट ऊंचाई खोदी जाती है, और इनमें मजदूर बैठकर या झुक कर कोयला निकालते हैं। देखिए क्या होता है कि जैसे यहाँ पे मान लिया जाए कोयला है, तो इसके अंदर जो है 4 से 5 फीट ऊंचाई तक क्या है, लगभग इसका गड्ढा खना जाएगा, और इसमें जो खोद खोद कर क्या सुरंग खोद कर इसमें लोग अंदर जाते हैं, मजदूर जाते हैं, और फिर क्या करते हैं, या तो बैठकर या तो फिर झुक कर क्या है, इसमें से कोयला निकालते हैं। कितना मतलब सोचिए भयावह होगा, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं आंतरिक संरचना, हम लोग पढ़े हैं पृथ्वी का, तो अंदर जाने पे क्या होता है, क्या होता है, वायु कमता है, मतलब ऑक्सीजन कमता है, और प्लस में तापमान भी बढ़ता है। तो ये आप याद रखिएगा। अगर आपको ज्यादा पढ़ना है अभी, तो एनसीईआरटी जो है हमारा ज्योग्राफी का जो क्लास है आपका, वो आप जाके पढ़ सकते हैं, ठीक है। 10वीं क्लास अभी करवाया गया है कुछ कारणों की वजह से, तो आप वहां पे जाके पढ़िए। आंतरिक संरचना पूरी तरीके से मैं करवा चुका हूँ, ठीक है। यह कहाँ प्रचलित है, तो मुख्यतः जो रैट होल माइनिंग है, मेघालय में, ईस्ट जयंतिया हिल में, वेस्ट जयंतिया हिल में, ठीक है। कुछ सीमावर्ती पहाड़ी क्षेत्र में भी है, निजी भूमि पर छोटे पैमाने पर ये क्या है, प्रचलित है, ठीक है। आगे क्या है कि रैट होल माइनिंग के प्रकार क्या है। देखिए पहला प्रकार जो है, साइड कटिंग मेथड, पहाड़ी ढलान से क्षैतिज सुरंग बना लेता है। बॉक्स कटिंग मेथड, तो पहले गहरा गड्ढा होता है, फिर उससे कई सुरंगें बनाई जाती है। तो ये एक प्रकार है। देखिए कोयला यहाँ पे है, जो आपको रैट कोयला माइनिंग जान गए, हम लोग कोयला जानते हैं। कोयला क्या होता है, कोयला जो होता है एक जीव कोयल जो होता है जीवाश्म, एक जीवाश्म ईंधन होता है, फॉसिल फ्यूल होता है, जो लाखों वर्षों में वनस्पतियों अवशेषों के दबाव और ताप से बना होता है। यह भारत की ऊर्जा सुरक्षा का प्रमुख आधार क्या है, आपका कोयला है। कोयला का प्रकार होता है, देखिए पिट कोयला जो सबसे कम कार्बन उत्सर्जन करता है, प्रारंभिक अवस्था है। लिग्नाइट कोयला दूसरा, ठीक है। पहला हो गया पीट, दूसरा हो गया लिग्नाइट। निम्न श्रेणी का कोयला होता है, तमिलनाडु और राजस्थान में पाया जाता है। थर्ड आपका बिटुमिनस होता है, सबसे अधिक उपयोग, ठीक है, भारत में बिजली उत्पादन में प्रमुख होता है। और फोर्थ जो होता है हमारा एंथ्रासाइट होता है, ठीक है। एंथ्रासाइट कोयला होता है, कौन होता है आपका, एंथ्रासाइट, ठीक है। तो एंथ्रासाइट उच्चतम कार्बन होता है इसमें, और भारत में बहुत कम ये पाया जाता है एंथ्रासाइट, तो ये आप याद रखिएगा। भारत में कोयला का वितरण कहाँ कहाँ होता है, तो ये भी देख लीजिए। आपका झारखंड में झरिया बोकारो, उड़ीसा में तालचेर, छत्तीसगढ़ में कोरबा, पश्चिम बंगाल में, देखिए उड़ीसा में सबसे ज्यादा पाया जाता है। तालचेर क्षेत्र जो है जाना जाता है आपका कोयला के लिए जाना जाता है। छत्तीसगढ़ कोरबा में, कोरबा, पश्चिम बंगाल में रानीगंज, मध्य प्रदेश सिंगरौली, तेलंगाना गोदावरी घाट, ठीक है। वैश्विक स्तर पर क्या है भूमिका इसका कोयला का, तो ये भी हम लोग देखते हैं। देखिए क्या है, भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उत्पादक है, चीन के बाद। चीन फर्स्ट पे है, तो ये आप याद रखिएगा। सेकंड पे आपका हमारा अपना इंडिया हो गया। आपका भारत के पास विश्व का लगभग 10% कोयला भंडार है, तो ये भी याद रखिएगा। बिजली उत्पादन में कोयला पर अत्यधिक निर्भर देशों में भारत प्रमुख देश है, ठीक, ये भी याद रखिएगा। ऊर्जा क्षेत्र में भूमिका क्या है कोयला का, देखिए भारत की लगभग 70% जो बिजली है कोयला आधारित ताप विद्युत से प्राप्त होता है। कोयला भारत की ऊर्जा सुरक्षा की रीढ़ मानी जाती है। स्टील यानी कोकिंग कोयला और सीमेंट उद्योग में अनिवार्य होता है। प्रमुख कोयला क्षेत्र जो झरिया बोकारो रानीगंज तालचेर कोरबा, ये सब प्रमुख आपका कोयला क्षेत्र है, तो ये आप याद रखिएगा। प्रमुख समस्या क्या है इसमें, तो देखिए पहली समस्या जो है, मानव जीवन पर खतरा है। अब तक कम से कम आपका रैट होल माइनिंग से 50 मजदूरों की मृत्यु हो चुकी है। दिसंबर 2018 में आपका बाढ़ ग्रस्त जो खदान में 15 मजदूर फंसे हुए थे, ठीक है। दूसरा क्या है, कानून का कमजोर प्रवर्तन, एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना किया गया है। थर्ड क्या है कि पर्यावरण यहाँ पे क्षति हो रहा है, भूजल प्रदूषण, वनों की कटाई, आपका एसिड माइन ड्रेनेज, तो ये सब क्या है, कहीं ना कहीं पर्यावरण क्षति हो रहा है। और फोर्थ है सामाजिक
आर्थिक मजबूरी 2000 तक दैनिक मजदूरी, गरीब और प्रवासी मजदूर जोखिम उठाने को मजबूर होते हैं, ठीक है? कानूनी एवं संस्थागत पहल जो है आपका एनजीटी जो कोयला खनन और परिवहन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था। सुप्रीम कोर्ट आपका प्रतिबंध को बरकरार रखा था। जस्टिस आपका कटाकिए जो कमिटी थे, ये क्या कहा था? अवैध खनन की जाँच किए थे, ओके? पुनः पर्यावरण पुनर्स्थापना की सिफारिश किए थे, लेकिन रिपोर्ट का सीमित प्रभाव रहा, ठीक है? अब हम लोग थोड़ा-सा देखते हैं यहाँ पे कि एक आता है यहाँ पे कानून आता है कोयला के लिए कि एमडीआर एक्ट माइन्स एंड मिनरल्स उसको माइनिंग के लिए आता है माइन्स एंड मिनरल डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट 1957 भारत का एक प्रमुख कानून है जो खनिजों के विकास और विनियमन को के लिए बनाया गया है। वह कानून जो तय करता है कि खनन कैसे किया जाए एमएमडीआर एक्ट जो खनन की अनुमति कैसे मिलेगी यानी पट्टा लीज पे अवैध खनन पर क्या सजा होगा, खनन से प्रभावित क्षेत्रों का कल्याण कैसे हो सकेगा, इस पर ये कार्य करता है। मुख्य उद्देश्य क्या है कि खनिज संसाधनों को वैज्ञानिक और सतत उपयोग किया जाए, खनन गतिविधियों का नियम और नियंत्रण किया जाए, अवैध खनन पर रोक हो और खनन प्रभावित क्षेत्रों का विकास या पुनर्वास किया जाए, ठीक है? प्रमुख विशेषताएं क्या-क्या हैं, ये हम लोग देखते हैं। खनिजों का वर्गीकरण, मेजर और माइनर जैसे खनिजों का ये किया आपका वर्गीकरण करता है। केंद्र सरकार द्वारा विनियमित मेजर किया जाता है। माइनर जो होता है जैसे रेत, बजरी, राज्य सरकार द्वारा ये विनियमित किया जाता है। तो ये आप पॉइंट याद रखिएगा। मेजर किसके द्वारा? केंद्र सरकार द्वारा। माइनर जैसे रेत, बजरी जो होता है राज्य सरकार द्वारा विनियमित किया जाता है। खनन पट्टा, माइनिंग लीज, खनन के लिए सरकारी अनुमति अनिवार्य है। 2015 में संशोधन के बाद इस एक्ट में संशोधन के बाद नीलामी का अनिवार्य किया गया है, ठीक है? ऑक्शन अनिवार्य हो गया है। अवैध खनन, अवैध खनन एक दंडनीय अपराध है। जुर्माना, जेल, खनन उपकरण जब्ती का प्रावधान भी करता है, ठीक है? फोर्थ क्या है आपका कि डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन, ठीक है? ये 2015 में संशोधन से खनन प्रभावित क्षेत्रों में क्या है शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, आजीविका विकास के लिए बनाया गया है। और पांचवा है नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट, ठीक है? आपका एनएमईटी, ठीक है? खनिज अन्वेषण को बढ़ावा देने के लिए ये आया था। महत्वपूर्ण संशोधन एमएमडीआर अमेंडमेंट एक्ट 2015 में हुआ इसमें और इससे क्या है कि पारदर्शी नीलामी प्रणाली आया और डीएमएफ और एनएमईटी की स्थापना किया गया, ठीक है? तो हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं इसका एमसीक्यू। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या है कि भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उत्पादक है। फर्स्ट है हमारा चाइना, ठीक है? तो ये भी याद रखिएगा, सही है। भारत का लगभग 70% बिजली उत्पादन कोयला आधारित है, ये भी सही है। भारत कोकिंग कोयला के मामले में पूरी तरह से आत्मनिर्भर है, ऐसा नहीं है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है? अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत में कोयला खनन और आवंटन से संबंधित प्रमुख अधिनियम कौन सा है? तो अभी हम लोग पढ़े एमएमडीआर एक्ट जो है 1957 वाला, ठीक है? भारत में रैट होल माइनिंग मुख्यतः किस राज्य से जुड़ी हुई है? तो आपका मेघालय से, ऑप्शन नंबर सी। और हमारा लास्ट क्वेश्चन है जो आपका एमएमडीआर एक्ट 1957 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, यह अधिनियम खनिजों के विकास और विनियमन से संबंधित है, ठीक है? तो ये सही है। दूसरा क्या है कि यह अधिनियम कोयला और परमाणु खनिजों पर भी लागू होता है। तो अधिनियम कोयला और परमाणु खनिजों पर ये लागू नहीं होता है। ये राज्य सरकार इसे अधिनियम के अंतर्गत लघु खनिजों को विनियमित करता है। तो 1 और 3 सही है यानी ऑप्शन नंबर बी। आज का आज सेशन ये कंप्लीट हुआ, तो आज का सेशन कैसा लगा ज़रूर हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और एक छोटा-सा लक्ष्य है हमारा 1000 सब्सक्राइबर का, तो प्लीज़ यार प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, जो भी आते हैं आप सब्सक्राइब करके जाइएगा, ठीक है? और एक लाइक ज़रूर किया कीजिएगा, लाइक भी किया कीजिएगा जिससे मोटिवेशन मिलता है हमें, ठीक है? तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।